हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं बच्चे लोग? आई होप कि सब फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, आज एक हम नया लॉ पढ़ेंगे बच्चों, गोस लॉ। अब ये गोस लॉ क्या है? कई बच्चे इसका नाम सुन के बड़ा घबरा जाते हैं कि बड़ा गंभीर सा नाम है, बड़े परेशान हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, कौन कौन से लॉ आ रहे हैं। बट बच्चों, ये जो लॉ है ये आपकी लाइफ को बहुत आसान करने वाला है ना। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, उसको आपने बड़े लंबे लंबे मेथड से निकाला, इंटीग्रेशन करके, डिफरेंशिएशन करके, कैलकुलस लगा के, है ना। ये गोसला उन सारे तरीकों को बड़ा बिल्कुल आसान कर देगा, है ना। कैसे करेगा आसान आपकी लाइफ को, देखते हैं आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है गोसला बच्चों? आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आया है गोसला। आप देखिए क्या है ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है। तो हाँ, लो तो ठीक ही है, लेकिन ये क्लोज सरफेस क्या हुआ? ये जो क्लोज सरफेस है ये क्या बोला है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों बताया था क्लोज सरफेस क्या होता है ना। तो किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास में? फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। तो फ्लक्स का जो रूल हुआ बड़ा आसान सा हो गया, क्या? फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे? मान लेते हैं कि कोई मेरे पास में यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। कैसा है ये बच्चों? सिलेंडर है ना। और ये क्लोज है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, और सिलेंडर है तो साइड से तो बंद हो गई, है ना, साइड से तो नहीं खोल सकते, तो बंद है। और इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, मान लीजिए कोई यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू। अब इस चार्ज से क्या निकल रहा होगा? बहुत सारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे ऐसे करके निकल रही होंगी, चारों तरफ ऐसे करके, है ना, स्पेशल में निकल रही हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं सारी की सारी कहाँ जाएंगी? इसके सरफेस से बाहर जाएंगी, है ना। तो कितने सरफेस है बच्चों? एक सरफेस तो हो गया ये वन, टॉप पे इसकी लीड हो गई है, सेकंड होगी इसकी बॉटम हो गई है, और थर्ड सरफेस हो गया बच्चों इसका कर्ड सरफेस, गोल 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 जो कर्ड सरफेस होता है वो वाला। तीन सरफेस हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चार्ज से निकल रही होंगी इनसे बच के जा सकती हैं? नहीं, इनसे ही निकलना पड़ेगा, है ना, इनसे ही निकलना पड़ेगा। सपोज करो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मैं इसको मान लेते हैं हमने अब क्या किया, इसको ओपन कर दिया, बस यहाँ पर ये इसका बॉटम तो है, लेकिन ये जो ऊपर है ये यहाँ पर ये हमने जो लिड है इसको हटा दिया। अभी भी चार्ज क्यों रखा हुआ है? तो अब देख रहे हो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों निकल रही हैं ये इन सरफेस से होकर जा रही है। किससे? सरफेस 2 से और सरफेस 3 से, जो कट सरफेस है। लेकिन जो लाइनें यहाँ से निकल रही हैं ये क्या हो गई हैं? ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पे क्या है? ये ओपन है। तो कुछ लाइनें ओपन से भी निकल जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी, तो इसको हम क्लोज नहीं कहेंगे। ये क्या हो गया? ओपन हो गया यहाँ पर। तो ये वाला केस, इस केस में लगता है गोसला, इस केस में गोसला नहीं लगता है। कौन से में? क्लोज्ड सरफेस में। टोटल क्लोज्ड होना चाहिए, है ना, तभी तो कहेंगे क्यू इन, जितना भी चार्ज अंदर है उसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो मेरे पास में आएगा फाई। इसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये हम यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों? एक सरफेस ले लिया है एस, ब्लू कलर का, है ना। ये देखो अजीब सी शेप है इसकी, है ना। एस कलर, एस जो है सरफेस ले लिया है, और यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल लिए हैं हमने, पॉइंट चार्ज लिए हैं, Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3। आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लस Q1 और माइनस Q2 कहाँ है? इस सरफेस के अंदर हैं, और Q3 कहाँ है? इसके बाहर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? चलिए, इसी सरफेस पे अब हम क्या निकालते हैं? फ्लक्स निकालते थे, हमने पढ़ा इससे पहले। फ्लक्स होता है ई डॉट एस, ऐसे करके होता है फ्लक्स, है ना, ये तो पढ़ा आपने। तो इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं फ्लक्स को, है ना। तो ये हमने एक पैच ले लिया, इस पूरे सरफेस को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स मिलकर बना बांध सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है मेरे पास में? एक क्लोज सरफेस है, बड़ा सरफेस है और यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसमें हम क्या मान लेंगे? इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल
पैचेज से मिलकर बना मान लेते हैं। उसमें से एक पैच है ये वाला, इसका सरफेस एरिया कितना है बच्चों, ds है ना, ds है। और इस रीजन पर, इस पैच पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है E। ध्यान रखो कि जब हम गॉस लॉ का यूज करते हैं तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ड्यू टू ऑल द चार्ज इन द विसिनिटी, जितने भी चार्ज है उन सबकी वजह से होता है ना, चाहे वो बाहर चार्ज होगा या अंदर चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, हो गया बात आपके पास में, फाई इक्वल टू ई डॉट, इसका इस्तेमाल करना। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे आ रहा होगा है ना, इसकी वजह से, इस पैच की वजह से जो मेरे पास में फ्लक्स आ रहा होगा वो होगा ई डॉट ds, राइट है। जो टोटल फ्लक्स जो होगा बच्चों, कैसे करेंगे हम इसको, इंटीग्रल कर देंगे ना, ऐसे ऐसे जितने भी पैचेज होंगे उन सभी पैचेज से अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, उन सभी फ्लक्स को ऐड कर देंगे। अब चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैचेज हैं तो कैसे ऐड करेंगे, है ना, उसके लिए हमें कैलकुलस लगानी पड़ेगी और कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और चूंकि क्लोज सरफेस है तो फाई निकालने के लिए हम यहाँ पर एक लूप इंटीग्रल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको कहते हैं लूप, यानी ओवर द क्लोज सरफेस। और कितना हो गया ये, ई डॉट ds हो गया। ठीक है, ये कंटेम्परेरी तरीके से हमने क्या निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया इससे जाने वाला, किससे, इस क्लोज सरफेस से जाने वाला। गॉस लॉ क्या कहता है अब, है ना, वो देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपकी लाइफ को आसान करेगा। कैसे, ये कहता है ये ई डॉट ds, टोटल फ्लक्स जो यहां से जा रहा है ये तो हुआ, दिस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो क्यू एन है क्या है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस कौन सा है, प्लस Q1 और माइनस Q2, Q3 नहीं है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में कह सकते हैं ये नेगेटिव कहाँ से आ गया, ये लूप ई डॉट ds इज इक्वल टू कितना, Q1 प्लस Q1 एंड माइनस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना है, ये फ्लक्स है मेरे पास में। क्लियर होगी बात। तो गॉस लॉ कौन सा हुआ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, बाहर वाला चार्ज नहीं, जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है सिर्फ वो चार्ज, है ना। हालांकि ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज की वजह से है ना, बाहर वालों की वजह से भी और अंदर वालों की वजह से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए जी, तो अब हम देखेंगे फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब क्या लेते हैं कि स्फीयर ले लेते हैं, बॉल है ना, जैसे बॉल होते हैं ऐसे स्फीयर ले लेते हैं, और इसके स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज हमने पुट कर लिया है। यहाँ पे ऐसा एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, है ना, स्फीयर के सेंटर पर। जो स्फीयर है इसका रेडियस है बच्चों r। अब इस स्फीयर से जो फ्लक्स निकल रहा है वो हमें निकालना है ना, जिस स्फीयर से फ्लक्स आ रहा है वो कितना है उसको हमें निकालना है। और इससे प्रूव करेंगे हम, क्या प्रूव करने वाले हैं, गॉस लॉ को प्रूव करने वाले हैं इससे। अब देखो, ये जो स्फीयर है इसका जो सरफेस है ना, गोल गोल सरफेस है चारों तरफ से, उसमें से बहुत छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैचेज ले लेते हैं। उनमें से एक पैच ले लेते हैं जिसका सरफेस एरिया है ds। कितना है, ds है। उन इनफाइनाइट जो पैचेज हैं उनमें से एक का सरफेस एरिया ds है। ठीक है, अब ये चार्ज है बच्चों, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कैसे निकल रही होंगी, रेडियल निकल रही होंगी, रेडियल, है ना, ऐसे कर रेडियल निकल। इनमें से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे जा रही होगी, यानी इस पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी और जो उसका ds है ना, जो एरिया वेक्टर है, जो इसकी डायरेक्शन, दोनों सेम हो गई है। ठीक है ना, तो जो d फाई आया मेरे पास में वो आया ई ds, है ना। कैसे, ई डॉट ds हो ना बच्चों, ऐसे करके ई डॉट ds हो गया मेरे पास में। अब इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल है, तो ई ds कोस 0 हो गया, तो d फाई कितना हो गया मेरे पास में, ई ds कोस 0, यानी कि d फाई हुआ बच्चों ई ds। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया यहाँ पर ई ds। अब ये जो e है ये क्या है ना, ये जो e है ये क्या है, ये यहाँ पे कितना है। अब क्या काम करेंगे, इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता है कि किसी चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से
आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 वो चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए तो इसको यहाँ उठा पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 आ गई है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो डी फाई आया आपके पास में 1/4πε0 Q/r², है ना, और डी एस, ये आया नहीं आया मेरे पास में। अब देखो 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, चार्ज और R भी कांस्टेंट है, तो क्या निकालना है मुझे, इसको टोटल फाई निकालना है। जो टोटल फाई आया वो कितना आया मेरे पास में, टोटल फाई आया मेरे पास में, इंटीग्रेट कर दो और कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R² कांस्टेंट है, ds किसका, लूप इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल सरफेस है ना, लूप इंटीग्रल ds कितना हो गया, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया वो कितना है, 4πr²। कितना है, 4πr²। तो लगाओ इसे, देखो तो फाई आया मेरे पास में यहाँ पे 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। आ गया नहीं आ गया? इसकी जगह क्या आया, लूप इंटीग्रल ds की जगह कितना है बच्चों, इस स्फीयर का टोटल एरिया, सरफेस एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4πr² उठा रख दिया, फिर 4π से ये 4π चला गया, इस r² से r चला गया, तो फाई जो आया बच्चों वो आया Q/ε0। यही तो घोषला था, कुछ और था घोषला, क्या कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, चलो आसान हो गया काम। और देखते हैं, अब देखो ये अब क्या, अब सेम केस था पहले वाला केस, है ना, जो पहला केस था जिसमें, कौन सा वाला पहला केस बच्चों, जिसमें हमने स्फीयर ले रखा है, यही स्फीयर है ना, ऐसे करके। अब क्या किया हमने, इस स्फीयर में अंदर हमने एक और क्या ले लिया, एक और सरफेस ले लिया, है ना, ये भी क्लोज सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस है और इसका क्लोज सरफेस अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर S1। चार्ज अभी भी यहीं रखा हुआ है ना, चार्ज अभी भी यहीं रखा हुआ है। क्वेश्चन है कि S1 से जो फ्लक्स पास हो रहा है क्या वो सेम होगा जो S से पास हो रहा है, या उससे कम होगा, या उससे ज़्यादा होगा, या डिफरेंट होगा, क्या होगा, सोचो। अब देखो फ्लक्स जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था, फ्लक्स क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच पासिस थ्रू ए सरफेस, है ना, क्या बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अब देखो जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रही होंगी आउटर सरफेस से, वो सब अंदर से ही तो आ रही होंगी, यहीं से तो आ रही हैं सारी सारी, आ रही नहीं आ रही हैं, जितनी यहाँ से आ रही हैं उतनी यहाँ बाहर से पास हो रही हैं, तो जितनी इससे निकल रही हैं उतनी इससे निकल रही हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बराबर हो गई। इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, सेम फ्लक्स हो जाएगा। कितना, जितना फ्लक्स पहले था उतने फ्लक्स अब भी होगा। कितना, फाई, कहाँ से पास होने वाला, S1, कितना, Q/ε0, अभी भी सेम ही आएगा। क्या पता लगा, ये पता लगा कि जो फ्लक्स है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, जो फ्लक्स होता है वो ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है अंदर, है ना, उस क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस याद रखना, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो पूरा स्फीयर है और यहाँ पर ये आलू पटेटो के आकार की कोई चीज़ रखी हुई है, ऐसी क्लोज सरफेस, आलू समझ लो, इस तरीके शेप का आलू है, कोई पटेटो है ना, उसके सेंटर पर रख दिया उठा के यहाँ पे, और बाहर हमने बॉल रख दी यहाँ पर, है ना। तो जितना सरफेस, जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा उस पोटैटो से, उतना ही इस बॉल से पास हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज सिर्फ अंदर है, और कहाँ पे है, चार्ज पोटैटो के अंदर भी है, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। राइट, समझ में आया, है ना मज़ेदार चीज़। चलो आगे पढ़ते हैं। हो, ये क्या है, फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड द सरफेस, है ना। अब सरफेस ले लिया ब्लू कलर का, ये है ना, ऐसा लग रहा है क्लाउड हो, क्लाउड तो नहीं है ना, क्या है, एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है ब्लू कलर का ये, है ना, और इसके बाहर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ऐसे करके जब सूरज से रोशनी निकल रही हो, तो चार्ज से कैसे निकलती है, किसी पॉइंट चार्ज से कैसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे सन से रेज निकलती हैं चारों दिशाओं में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, राइट। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स बताएं इससे पास हो रहा है। अब देखो मैंने बताया था आपको
कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं। कहाँ पे कर रही हैं एंटर? कलर चेंज कर लेते हैं पेन का थोड़ा सा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? एंटर कर रही हैं। यहाँ पे ऐसे करके एंटर कर रही हैं और यहाँ से ये बाहर निकल रही हैं। कितनी एंटर कर रही हैं? 3। कितनी, सॉरी 4। और कितनी बाहर निकल रही हैं? 4। 1 2 3 4। एंटर कितनी करती हैं? 4। बाहर कितनी निकलती हैं? 4। जब अंदर जाती हैं क्या कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव, क्लोज सरफेस के केस में। और जब बाहर निकलता है तो कैसा होता है? पॉजिटिव। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर है, फ्लक्स बराबर होगा। अंदर जा रही है तो नेगेटिव होगा, बाहर जा रही है तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई हैं, साइन डिफरेंट है, तो कितना आ जाएगा? 0। तो फ्लक्स कितना आया? इज इक्वल टू 0। जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर करती हैं उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स बराबर हो गया, लेकिन साइंस अलग अलग है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे नेगेटिव है, -5, और यहाँ पे कितना है? +5 है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। कितना आएगा? 0। समझ में आए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, फ्लक्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इन चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करें, इसको निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं कि किसी गिवन पॉइंट पर, मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस पैच पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक पैच ले लेते हैं ऐसे करके, है ना, और ये इसका एरिया मान लेते हैं, ये ds है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रहा है। तो इस जगह पर, है ना, इस पर, ये जो मेरे पास में ds हमने पैच लिया है, इस जगह पर अलग अलग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो Q1 के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर वो E1 आ रहा है, Q2 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ रहा है, Q3 की वजह से E3 आ रहा है, और ऐसे Q4 और Q5 की वजह से आ रहा है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड प्लस E5। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सही हमारी बात क्लियर है? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो। तो ये कितना आ गया मेरे पास में? आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे? अब टोटल फ्लक्स कितना होगा? ये तो बन गई मेरे पास में इक्वेशन 1। अब इससे जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा बताओ मुझे, है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं E इसके S से, है ना, तो यहाँ पे E1 देखो, E1 E ds ऐसे कर देते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर? E1 ds प्लस E2 ds, और ऐसे करते करते प्लस E5 ds, ऐसे करके मेरे पास में आ जाएगा। क्लियर होगी बात आपको? आया नहीं आया? अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट किया, सारे सारे सब इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो ये कितना टोटल फ्लक्स आ गया? ये EDS टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और ये क्या है? चार्ज Q1 की वजह से जो फ्लक्स होगा, चार्ज Q1 की वजह से फ्लक्स होगा, है ना। ये कितना आएगा मेरे पास में? 5 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये कितना है Q2 की वजह से? यहाँ पर ये 5 2 आएगा, Q3 की वजह से 5 3 आएगा, Q4 की वजह से कितना आएगा? 0, क्यों? क्योंकि बाहर है, और Q5 की वजह से 0 क्योंकि ये बाहर है। तो 5 टोटल कितना आ गया? ये आ गया 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि गॉस लॉ का हम कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रिक से पता लग जाता है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिस सरफेस पर गॉस लॉ लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। द क्लोज सरफेस ऑन विच गॉस लॉ इज अप्लाइड इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में ऐसे करके ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके कोई ये क्लोज सरफेस है ना। इस क्लोज सरफेस पे क्या लगाया जा रहा है, मान लो घोंसला लगाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया है ना। या जैसे सिलेंडर हो गया आपके पास में ऐसे करके, है ना। एक सिलेंडर है और एक क्लोज सिलेंडर है, यहाँ बंद है ऐसे करके। तो गॉसियन सरफेस कौन सा होगा, ये इसके जो इसके एंड्स होंगे, जैसे कर्ड सरफेस, ये एंड टॉप और ये बॉटम, ये सब क्या आ जाएंगे, इसे कहेंगे गॉसियन सरफेस कहेंगे। एक बात का ध्यान रखें, गॉसियन सरफेस कभी भी किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। जहां से पॉइंट चार्ज है उससे कभी पास नहीं होना चाहिए, राइट। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। बड़ा आसान सा सवाल है। क्या सवाल है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब देख पा रहे हो आप ब्लू कलर का, इसके सेंटर पर, सेंटर मतलब है कि ये जो डायगोनल्स होगी, कौन सी डायगोनल बच्चों, इसको मिलाने वाली, इससे मिलाने वाली, है ना। अब इस पे तो नहीं आ रहा। चलो अब मान लो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, क्यू इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में टांग रखा है ना, ऐसे करके। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्या पूछ रहा है, क्यूब से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएं। अब ये क्लोज बॉडी है ना, चारों तरफ से इसकी कितनी साइड से मेट्रो, 6 साइड्स हैं। तो ये क्लोज बॉडी होगी, चारों तरफ से बंद है और इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर। पूछ रहा है कि इससे फ्लक्स कितना जा रहा है। बड़ा आसान सा इसका आंसर हो सकता है क्या, अगर आप लगाएं गॉस लॉ। क्या, टोटल चार्ज इनसाइड कितना, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया पहले का, है ना। हो गया नहीं आसान। अगर गॉस लॉ ना लगाया होता फिर कैसे करते, यहाँ से डिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, कैसे आ रहा है, किस प्लेन में आ रहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे निकालना पड़ता। फाइंड द, सेकंड पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज, एक फेज से जाने वाला। अब देखो बच्चों, ये जो चार्ज है ये बिल्कुल सेंटर पर है ना। यानी कैसे, इससे हर एक फेस क्यूब का सिमेट्रिकल है ना, उसकी डिस्टेंस बराबर है हर एक फेस की। इसका मतलब क्या है कि जितना फ्लक्स निकल रहा होगा क्यूब से, वो अलग अलग साइड से बराबर बराबर जा रहा होगा। यानी कि अगर ये 5 फ्लक्स टोटल है तो एक फेज से कितना जा रहा होगा, 5/6 जा रहा होगा। तो बी का आंसर कितना आ जाएगा, 5 डैश इक्वल टू 5/6। और 5 कितना, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कितने होते हैं सरफेस क्यूब के, 6 ही होते हैं ना, 7 तो नहीं होते। 6 सरफेस होते हैं ना। तो 6 सरफेस होते हैं, हर एक सरफेस से बराबर फ्लक्स पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स का 1/6 कितना आ गया मेरे पास में, 5/6, यानी Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है ना। नाउ विल द फ्लक्स थ्रू ए फेस चेंज इफ द चार्ज इज मूव्ड इनसाइड द क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चार्ज है, इसके बजाय हमने क्या किया, मान लो चार्ज को यहाँ ले आते हैं ऐसे करके ना, इस जगह चार्ज ले आते हैं, ये चार्ज आ गया, इसको मूव करा दिया हमने यहाँ पर। अभी भी अंदर है क्यूब के, लेकिन क्या करा, सेंटर से हटा दिया। पूछ रहा है क्या किसी फेस से फ्लक्स थ्रू ए फेस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जब फ्लक्स निकालते हैं आपको ध्यान देना होगा कि वो ऑब्जेक्ट के किस पार्ट से पूछ रहा है, या पूरे ऑब्जेक्ट से पूछ रहा है, राइट। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के कई सारे पार्ट्स हैं तो किसी में पूछ सकता, नहीं पूछ सकता है। या कोई क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज सरफेस से ही पूछ सकता है टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा हो, और यही पूछ सकता है कि क्लोज्ड सरफेस के किसी पर्टिकुलर पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कुछ ही पूछ सकता है। तो जहां से वो पूछ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इसने पूछा विल द फ्लक्स थ्रू ए फेस चेंज इफ द चार्ज इज मूव्ड इनसाइड द क्यूब। यानी कि मान लो यहाँ के बजाय यहाँ ले आए। अब देखो इससे जो लाइनें निकल रही थी, ऐसे करके निकल रही थी चारों तरफ, वो लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन थी वो हर एक फेस से बराबर जा रही थी। अब सपोज करो इसको हमने मूव करा दिया है ना, ये कहाँ कर दिया, मूव करके यहाँ पे आ गया। जो लाइनें निकल रही होंगी वो एक फेस से ज़्यादा हो सकती हैं, है ना, एक फेस से ज़्यादा हो सकती हैं, और दूसरे से चूंकि दूर हो गया है, और ऐसे करके दूर हो गया है ये, है ना, समझ रहे हो। डिस्टेंस होने की वजह से अलग अलग फेसेस से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइन चेंज हो सकती हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग जो फेस हैं क्यूब के, उनसे उस चार्ज का डिस्टेंस अलग अलग हो गया है। और जब अलग अलग हो गया है
तो उससे निकलने वाली जो आपकी लाइनें हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। देखो समझाते हैं इसको, आराम समझो। मान लेते हैं ये मेरे पास में यहाँ पर एक सरफेस है ऐसे करके, और ये यहाँ पर चार्ज है, ये चार्ज है यहाँ पर, और इस चार्ज से मान लो कितनी लाइन निकल रही हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 यहाँ पे लाइन निकल रही है। अब ये जो मेरे पास में यहाँ पर मैंने सरफेस लिया है, इसको मैं ऊपर सरका देता हूँ। कहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, यानी इस चार्ज को उसके पास ले आता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा तो कैसे हो जाएगा मेरे पास में, ये देखो ये पास आ गया। अच्छा हाँ, एक और ले लेते हैं ऐसे करके, ये 5 और ये मेरे पास में ये 6 है ना, और ये 7 और ये 8, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब इसको ऊपर उठा लेते हैं। ऊपर उठाते हैं, मान लें हमने यहाँ पे लिया है ऐसे करके ये, और ये ऐसे करके ये, है ना। अब इसका जो डिस्टेंस है ये पास हो गया इस चार्ज के, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इससे पास होगा नहीं हो गया, पास हो गया। अब चूंकि पास हो गया इससे, तो देखो कितनी निकल रही है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी निकल रही, 7, और यहाँ से कितनी निकल रही थी, यहाँ से 4 निकल रही थी। यानी चार्ज अगर पास आ गया सेम सरफेस के, तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन निकलने लगी, और जब दूर था तो कम नंबर ऑफ लाइन निकलने लगी। तो फ्लक्स इससे ज़्यादा जा रहा है, इससे कम जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो जब चार्ज यहाँ पे आ गया, इसके पास आ गया, तो यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन निकल रही होंगी, यानी कि इससे फ्लक्स ज़्यादा पास हो रहा होगा, और सबसे ज़्यादा दूरी पर इससे तो यहाँ सबसे कम पास हो रहा होगा। यानी कि अलग अलग सरफेस से अलग अलग फ्लक्स पास हो सकता है। तो आंसर है, विल द फ्लक्स थ्रू ए फेस चेंज इफ द चार्ज मूव इनसाइड द क्यूब। आंसर है यस सर। क्या, यस सर। सर लिख दो, मत लिखो यार, यस लिख दो। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है इसमें, विल द फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब आल्सो चेंज। क्या इसको अगर यहां से यहां तक हमने मूव करा दिया, ऐसे करके शिफ्ट कर दिया चार्ज को, तो क्या एंटायर क्यूब से जाने वाला फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक से कम जा रहा है, दूसरे ज़्यादा जा रहा है, लेकिन चार्ज तो अंदर ही है, तो टोटल जो फील्ड लाइन से अभी भी अंदर से सारी बाहर ही आ रही होंगी। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो बराबर ही हैं, पहले केस में भी और इस केस में भी। कहीं पे भी शिफ्ट कर लें, चार्ज को यहाँ रखें या यहाँ ले आएँ या यहाँ ले आएँ या जहाँ मर्जी ले आएँ चार्ज को, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर उतनी ही आएंगी। हो सकता है एक से सरफेस से ज़्यादा आए फेस से, दूसरे फेस से कम आए, लेकिन टोटल नंबर बाहर उतनी आएंगी, तो चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विल द फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब आल्सो चेंज? नो, नो सर, नो सर। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा, ये मज़ा आ रहा है ना? बड़े मज़ेदार चीज़ है ये, नाम ही तो घोंसला है ना, इसलिए आपको अजीब सा लगता है कि घोंसला नाम दे दिया। अब देखो, अगर किसी ऐसे साइंटिस्ट ने इसको बनाया होता लो को, जिसका नाम होता धरती पकड़, तो लो का क्या नाम होता है? धरती पकड़ लो, धरती पकड़ नियम। तो आप कहते बड़े मजेदार नियम होगा। देखो किस क्या धरती पकड़ रखी है, अब ये बनाया कोस ने, तो घोंसला हो गया। चलो एक सवाल करो। अच्छा, अ पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर वास। फ्लावर वास मतलब गुलदस्ता, कुछ पढ़ लिया करो, फ्लावर वास। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वास। अब ये यहाँ पर एक फ्लावर वास दिया हुआ आपका, ब्लू कलर का गुलदस्ता दे रखा है, और इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे रेड कलर का एक जो दिखा रखा है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि बताओ, ये जो इसका कर्व्ड सरफेस है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है वो निकालो, उसको निकालो। बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई है, कैसे निकालें? इंटीग्रेशन लगाएं सर, क्या करें, कैसे करें? एलिमेंट लें, उस एलिमेंट पे टी फाई निकाल लें, फिर इंटीग्रेट करें, कैसे करें? बड़ी समस्या इकट्ठी हो गई है ना। तो इस समस्या का सोल्यूशन था गॉस के पास में। उन्होंने कहा कि सिमेट्रिकल सिचुएशन में गॉस लॉ का यूज़ करना बड़ा आसान होता है ना, हमने ऐसा कहा। उन्होंने तो ये कहा था कि चार्ज इनसाइड ए क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पर तो ये ओपनिंग पे रखा हुआ है ना, और ओपनिंग खुली हुई है, तो यहाँ पर तो ये क्लोज सरफेस नहीं है। तो हम क्या करें, सिमेट्रिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। क्या करें, एक ऐसा ही एक वास और हम ले लेते हैं। ले लें, ये आ गया, देखो आ गया, सेम वास आ गया। यहाँ पर ये चार्ज नहीं है इस पर,
इस पर चार्ज नहीं है, दिखा रखा गलत है ना। हमने बिना चार्ज का, क्या नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है, बिना चार्ज का मेरे पास में एक वास हमने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करें, इस वास को उठा के इस पे उल्टा टांग दो। क्या करो, इसको ऐसे लेके जाओ और इसको ये ऐसे करके यहाँ पे रख दो उल्टा। दिख गया कैसे किया? ऐसे देखो, ऐसे करके हमने अपनी तरफ से एक वास ले लिया है, फ्लावर वास, और इसको हमने उठाकर यहाँ पर उल्टा रख दिया है। तो अब जो जो मेरे पास में यहाँ पर चार्ज था, वो चार्ज कहाँ गया? चार्ज अंदर आ गया ना। देखो ये जो अंदर चार्ज कहाँ गया, इसके और इसके अंदर आ गया। इसकी भी ओपनिंग थी, इसकी भी ओपनिंग थी, दोनों आपस में बंद कर दिए ऐसे करके, है ना। दो फ्लावर वास लिए और आपस में बंद कर दिए, तो चार्ज ट्रैप हो गया अंदर, हो गया नहीं हो गया? अब उस चार्ज से इतनी फील्ड लाइन निकल रही होंगी, वो कहाँ जा रही होंगी? वो ऐसे करके निकल रही होंगी, इससे ऐसे करके, है ना, इससे, और ऐसे करके यहाँ से निकल रही होंगी, निकल रही होंगी ऐसे करके। इस तरह फील्ड लाइन निकल रही होंगी सारी की सारी। यानी कि अब कोई फील्ड लाइन बच के नहीं जाएंगी। कहाँ से जाएंगी? वास से ही जाएगी, चाहे ऊपर वाले से जाए चाहे नीचे वाले से जाए। अब चूंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं, है ना, ये और ये दोनों सिमेट्रिकल वास हैं, और ये सेंटर पर रखा हुआ है इनके, तो जितनी नंबर फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही होंगी, उतनी नंबर फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही होंगी। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द टू सरफेस, ये दो क्लोज सरफेस हुआ, या जो एक क्लोज सरफेस है, इससे फ्लक्स पास हुआ, मतलब 5 मान लेते हैं। कितना हो गया मेरे पास में? ये हो गया Q/ε0। तो फ्लक्स पास थ्रू द, कहां से? फ्लावर वास जो में वास गिवन था, कितना आ जाएगा? Q/2ε0। हाफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे जितना जितना टोटल पास हो रहा है, आधा से पास हो रहा है, आधा से पास हो रहा है, टोटल कितना पास हो रहा है? Q/ε0। तो आधे से कितना पास होगा? Q/2ε0। आसान हो गया नहीं? कितना काम का आसान किया घोषला ने, देखो। चलो, ओहो हो, ये क्या है? A long line have a uniformly spread charge of linear charge density lambda on it, है ना। एक लाइन चार्ज दिया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक ऐसा लाइन चार्ज है, लॉन्ग है, लंबा है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी है इन्होंने। कंसिडर ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r with its center at distance r/2 from the line. Find electric flux through the sphere। ये आ गई फिगर, आ गई। तो देखो ये मेरे पास में क्या है, ये एक स्फीयर है, और स्फीयर है, सर्कल नहीं है। स्फीयर 3 डायमेंशनल बॉडी होती है ना, और क्लोज सरफेस होता है उसका, बता रहे हैं। सर्कल नहीं है, क्या है? स्फीयर है। स्फीयर का जो सेंटर है ना, ये सेंटर है यहाँ पर, ये ओ सेंटर हो गया, और इससे r/2 के डिस्टेंस पर वो वायर है, और ऐसे करके पास हो रहा है। कैसे? ये पास हो रहा है। रेड कलर का जो वायर है, इस पर चार्ज है, ठीक है ना, ऐसे पास हो रहा है। तो इसका कुछ पार्ट सर्कल के अंदर आपको दिख रहा हो। कौन सा पार्ट? ए से लेकर सी तक का पार्ट, है ना। कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको सर्कल के अंदर बच्चों? ए से लेकर सी तक का पार्ट दिखाई दे रहा है, ए सी। तो हमें दिखाना है, हमें क्या चाहिए? चार्ज ऑन लेंथ ए सी। ये अगर मुझे पता लग जाए तो काम आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पर चार्ज पता लग जाए तो ये चार्ज स्फीयर के अंदर आ जाएगा। इस चार्ज को हम ε0 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में फ्लक्स आ जाएगा। तो कितना आसान काम है। अब चार्ज कैसे निकालें? इस एसी लेंथ को मल्टीप्लाई करें लैम्डा से। तो एसी लेंथ कितनी है? एसी लेंथ के पहले निकालें आप ए बी लेंथ। क्या निकालें? ए बी। तो यहाँ लगा लो पाइथागोरस। कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि डिस्टेंस दिया है सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ से r/2। तो ओ ए बी में क्या लगाओ? पाइथागोरस लगाओ। तो ए बी कितना आ जाएगा इससे बच्चों? ए बी आ जाएगा, हाई स्कूल का सवाल है, मैं करूँगा नहीं। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि r² माइनस r²/4, यानी कि ये आ गया आपका 3r²/4, यानी कि √3r/2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास में ए बी। कितना आ गया? ए बी आ गया। तो ए सी लेंथ कितनी आई? ए सी लेंथ है 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आ गया? √3r आ गया, √3r आ गया। तो चार्ज ऑन लेंथ ए सी कितना आएगा मेरे पास में? अब आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, चार्ज आ जाएगा। तो क्यू इन, इसे लिख लो क्यू इन इक्वल टू लैम्डा ए सी। तो लैम्डा इंटू √3r, ये आ गया मेरे पास में। तो फ्लक्स कितना है बताओ? फ्लक्स आएगा आपके पास में क्यू इन डिवाइडेड बाई ε0। आसान हो गया। क्यू इन कितना मेरे पास में? √3r लैम्डा डिवाइडेड बाई ε0। ये आसान सा
सवाल हो गया। हुआ नहीं आसान? अगर घोंसला ना लगाया होता फिर मुश्किल काम हो गया था। हो गया था, हो गया था, नहीं हो गया था। तो चूंकि घोंसला का यूज किया तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चार्ज चाहिए स्फीयर के अंदर, है ना। उस चार्ज को निकाल लो, लीनियर चार्ज जैसे दे रखी है उस हमने चार्ज निकाल लिया है, उस चार्ज को डिवाइड कर दो ऑप्शन नोट से, तो मेरे पास में आंसर आ गया। वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। इस क्वेश्चन को कराते हैं और इस क्वेश्चन के कुछ और भी इसके विकल्प हैं, अलग अलग और भी इसके टाइप्स हैं, उनको हम फिर बाद में आपको कराएंगे क्विज के दौरान। तो इसको ध्यान से देखें। ये कह रहा है अ कोन ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाई एट इज कैप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। कौन पता कैसे कहते हैं? बर्थडे वाली कैप, या वो जो आप कोन खाते हैं, है ना, आइसक्रीम वाली कोन, ऐसी कोन। इस कोन का रेडियस कितना है? आर है, और हाइट कितनी है? एच है, और राइट एंगल कोन है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और ये रखा टेबल पे हॉरिजॉन्टल पर, तो इसका मतलब जो फील्ड है वो इस बेस के पैरेलल होगा। याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, नोट करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन के बेस के पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन के बेस के पैरेलल नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो जाएगा और इसका मेरिट बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, फिर ये आसान सवाल नहीं माना जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट लगाना पड़ेगा, उससे भी बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट इन द रीजन, डिटरमाइन द फ्लक्स दैट एंटर्स द कोन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये देखो बच्चों, एक क्लोज सरफेस है ना, ये भी बंद है, ये सब बंद है ऐसे करके, और ऑब्वियसली ये तो बंद होगा ही, तो क्लोज सरफेस है। लेकिन क्या पूछ रहा है, फ्लक्स एंटर्स द कोन फ्रॉम लेफ्ट साइड। मैंने क्या कहा, ध्यान रखें किस पार्ट से पूछ रहा है, फ्लक्स गुजर रहा है ना। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अगर टोटल से पूछेंगे तो अभी जीरो तुरंत आ जाएगा, आप कहेंगे जितनी फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही हैं, तो क्या सवाल पूछा आपने, जीरो, है ना। लेकिन उसने क्या कहा, चालाक है सवाल, उसने पूछा फ्लक्स एंटर द कोन फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है ना। अब देखो बड़ा आसान है, आप क्या करें, जो आपके पास में कोन है, ऐसे करके कोन है, उसको आप एक आरी लें और ऐसे काट के सेंटर से काट दें। किस लाइन पर? इस लाइन पर, जो ब्लू वाली लाइन दे रखी है, एक्सिस पर काट दें। तो जब काट देंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको ट्राइंगल, ऐसे करके ट्राइंगल दिखाई देगा। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया आएगा ये वाला, इस ट्राइंगल के एरिया से ही फ्लक्स पास होगा और कहीं से होगा नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो जो टोटल एक साइड से एंटर आ रहा होगा, फ्लक्स आ रहा होगा, वो असल में इस ट्राइंगल से जा रहा होगा, है ना। एक प्लेनर एरिया आपके पास में आ गया। और आप जानते हैं फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा बच्चों, वो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का आएगा, क्रॉस सेक्शन ऐसे करके क्रॉस सेक्शन आएगा, ऐसे करके ये क्रॉस सेक्शन आ गया। ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल है ना। इसका जो ये वाला बेस हो जाएगा वो 2r हो जाएगा, है ना। ट्राइंगल का बेस कितना, 2r हो जाएगा, और हाइट कितनी है, h हाइट है। कितनी हाइट है बच्चों, h हाइट है। अब किसी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बताओ, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, ये पढ़ा आपने 9th-10th पढ़ रखा है। तो इसका अगर एरिया s मान लें तो s इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे कितना आ गया मेरे पास में, RH आ गया। और फ्लक्स क्या होता है, अब देखो जो लाइन पड़ रही होंगी इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन आ रही होंगी वो कैसे पड़ रही होंगी, परपेंडिकुलर। ये क्या आ रहा होगा, परपेंडिकुलर आ रहा होगा। देखो ध्यान दो, ऐसे करके कौन है, ऐसे करके कौन है, इसको काट दिया ऐसे करके तो आपको ऐसे दिखाई देगा। जब काट देंगे ऐसे करके तो इस सरफेस आपको प्लेन दिखाई देगा, और इधर कौन होगा ऐसे करके, इधर ऐसे कौन है, और इधर प्लेन सरफेस है। तो जो हॉरिजॉन्टल जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये असल में इस प्लेन पे परपेंडिकुलर पड़ रही होंगी। कहाँ पर, परपेंडिकुलर पड़ रही होंगी, या कहें ये जो प्लेन का जो एरिया वेक्टर आएगा इसके पैरेलल पड़ रही होंगी। तो क्या आएगा मेरे पास में, E इंटू एस लगा देंगे। तो फाई कितना आ गया मेरे पास में, ES। परपेंडिकुलर हुई नहीं हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो E कितना है मेरे पास में, E है दे रखा है, तो ERH कितना आ गया,
ERH, ये आपके पास में फ्लक्स आ गया। सही हमारी बात। चलो एक बात और बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये ऐसे करके एक स्लाइड है, जो स्लाइड है ना, स्टेप स्लाइड है, ऐसे करके स्लाइड है ऐसे। चलो इससे रहने दो, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। देखो एक स्लाइड है, पार्क स्लाइड नहीं होती, इस पे बच्चे झूं ऐसे करके श्यूं ऐसे करके उस पर स्लाइड करते हैं, वो वाली स्लाइड, ऐसे करके स्लाइड है। तो ये यहाँ पर हमने इसको ये ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास में, और ये बच्चों एंगल है थीटा। कितना थीटा एंगल है, सही मारी है। चलो अब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पर कोई चार्ज है इस साइड में, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म पास हो रहा है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ऐसे करके। ये मेरे पास में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। सही हमारी, ऐसे करके ये आपके डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी पैरेलल टू बेस हो गया। मान लेते हैं ये जो इसकी विड्थ है ये b है, और जो इसकी लेंथ है स्लाइड की वो मान लेते हैं a है। कितनी है, a, ये वाली। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको ये बताना है कि ये A B C D, ये जो A B C D है ना, ये जो सरफेस है, इसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी जो वहाँ से स्लाइड जो बनी हुई है, ऐसे करके जो स्लाइड बनी हुई है, उस स्लाइड से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना है आपका। ठीक है ना, तो कैसे बताएंगे इसे, है ना, कैसे बताएंगे, चलो देखते हैं कैसे बताते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बताते हैं। तो ये जो मेरे पास में यहाँ पर स्लाइड है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल होती है। तो आउटवर्ड नॉर्मल डाल लेते हैं। ये हो गई मेरे पास में, मान लो आउटवर्ड नॉर्मल हो गई S, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, बात समझ में आ रही है। और एक लाइन बना लेते हैं ये वाली, ऐसे करके लाइन बना लेते हैं। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये इसके पैरेलल है ना, और ये इसके पैरेलल है। तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सही मानी नहीं आ रही बात, है ना। ठीक है, इसके और इसके बीच जो एंगल है वो इसके और इसके बीच में एंगल थीटा एंगल है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब काम हो गया आसान, आपको पता लग गया किसका, एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल। यहाँ पे हमेशा वेक्टर लगाएंगे, एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल पता लग गया। आप कहेंगे सर फाई होता है ES कोस थीटा, या यहाँ पर कोस अल्फा कह देते हैं, क्योंकि थीटा हमने यहाँ पे ले रखा है कोस अल्फा। अब अल्फा कितना है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो कितना 90 माइनस थीटा। तो आप कहेंगे सर ES कोस 90 माइनस थीटा। एस क्या है, एस है मेरे पास में एरिया ऑफ दिस प्लेन, वो कितना A इंटू बी, ए इंटू बी। तो एस की जगह ए बी कर दें, तो ABE, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD कितना आ गया, AB कैपिटल E साइन थीटा। इसमें हमने गॉस लॉ नहीं लगाया है, ये हमने सिर्फ आपको एंगल को समझाने के लिए ये क्वेश्चन किया है। क्योंकि जो कोन वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन सिलेंडर में भी बनेंगे, और उसको जब हम क्विज कराएंगे जेई के लिए या नीट के लिए, है ना, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर एक क्विज कराएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तब वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो चलिए, आपको मजा आया होगा गॉस लॉ पढ़ने में, इसको रिवाइज कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको ट्राई कीजिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।